नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, रोज नए, बड़े और खतरनाक खुलासे होते जा रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। या हिंदी में कहें, आपने हैंडपंप देखा होगा, 4 फुट जमीन के ऊपर होता है और 40 फुट जमीन के नीचे होता है। कुछ वही स्थिति इस केस की बन गई है, क्योंकि जो नया खुलासा एनआईए ने किया है कि किस तरीके से, अभी तक तो ये था कि भैया एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, 3 गाड़ी मिली हैं, टोटल 32 गाड़ियां हैं, इतने 1000 किलो एक्सप्लोजिव है, ये सब कुछ पता है। लेकिन आप ये मानकर चलिए, ये बहुत छोटा हिस्सा है, इससे कहीं बड़े की तैयारी थी। और एनआईए ने जो खुलासा किया है, वो भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र को दोबारा से रिकैलिब्रेट करने के लिए सरकारों को मजबूर कर देगा। ये स्थिति है, इस तरह की तैयारी थी। दिल्ली के ऊपर एक हमास स्टाइल अटैक करने की फुल फ्लेजेड तैयारी थी। क्या था इनका D6 प्रोजेक्ट, उस पर बात होगी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो अब एक्शन शुरू हुआ है और उसका जो मालिक है, उसका भाई किस तरीके से पॉन्जी स्कीम चला रहा था, उसकी बात करेंगे। जब गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहीं से 22 डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, कहीं से 2 पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह से, कानपुर से लेकर अल-फलाह तक और कश्मीर तक गिरफ्तारियों का दौर चला हुआ है। बल्कि अल-फलाह से तो खबर है कि 22 डॉक्टर ही फरार है। इसी दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है जिसका नाम है आमिर राशिद अली। ये साथी था उस उमर का जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की। इसी व्यक्ति ने, आमिर राशिद अली ने, वो I-20 गाड़ी जिसके अंदर ब्लास्ट होता है, वो उमर को दी थी कि ठीक है ये रख लो, और उसमें एग्जीक्यूट किया गया। और इसे अब 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और जब इसकी वकील से बात हो रही थी, तो इसकी वकील ने कहा कि भैया इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। कह रहा हाँ मैंने दी है। यानी कि अब भी कोई दुख दर्द, किसी तरह की वेदना कुछ नहीं है, क्योंकि ये हाईली मोटिवेटेड लोग हैं। यहां तक तो चलिए ठीक है, पता लग गया I-20 किसने दी। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होती है। उसका नाम है जशीर बिलाल वानी अलियास दानिश, यानी दानिश है इसका नाम। अनंतनाग से पकड़ा गया है। अब इसकी गिरफ्तारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस के अंदर। दरअसल ये व्यक्ति है जो इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को मदद कर रहा था दिल्ली के ऊपर ड्रोन और रॉकेट से हमला करने के लिए। इसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज थी। ये क्या कर रहा था कि जो लोकली अवेलेबल ड्रोन होते हैं, जो ठीक ठाक कैपेसिटी के ड्रोन होते हैं, उनको लेकर उनको मॉडिफाई कर रहा था कि उसके ऊपर एक ज्यादा अमाउंट का एक्सप्लोजिव रखा जा सके, उसकी जो बैटरी है उसे बेहतर किया जा सके ताकि उसकी रेंज बढ़ जाए। मान लीजिए आप अपने घर से छत से उसे उड़ाएं और 5, 7, 10 किलोमीटर जाकर वो अपना कार्यक्रम कर दे, और प्लस उसके ऊपर HD लाइव कैमरा लगाया जाए ताकि उसकी लाइव फीड बनाई जाए। ये कहां हुआ था, कहां देखा था आपने? जब हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला किया जाता है, तो आपने देखा उसकी लाइव फुटेजेस बनाई गई थी, ड्रोन से अटैक किए गए थे। कुछ वैसा ही ये करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा सीरिया में होता है, जैसा ये हमास वाले करते हैं। कुछ वैसा ही करने का प्रयास था दिल्ली के ऊपर, कि जो दिल्ली के जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमला करने का प्रयास था। मान लीजिए कोई मार्केट है, कहीं पब्लिक गैदरिंग हो रही है, वहां पर एक साथ ये सुसाइड बॉम्बिंग तो होनी ही थी। ये 32 जगह होनी थी, जो भी है, जितने भी जगह होनी थी, ये तो होना ही था। इसके बाद ये उसके बाद ये ड्रोन अटैक होने थे कि जब लोग बिजी हो, इन चीजों में हो, एजेंसियां इन में लगी हो, थोड़ा हल्का पड़ जाए मामला, तो इन इससे हमला होना है। और उसके बाद जो रॉकेट है, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है, आपने देखा होगा कि हमास वाले जिस तरीके से या हिजबुल्लाह वाले जिस तरीके से इजराइल के ऊपर फेंकते हैं ना, कि लोकली कहीं से जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस होती हैं, वो पाइप काटे, उससे रॉकेट बनाए जाते हैं। तो उनका इस्तेमाल कर कर दिल्ली में अलग अलग जगह हमला करने का था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनआईए ने आधिकारिक रूप से अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स के हैंडल पर ट्वीट किया है कि किस तरीके से ये जो जशीर बिलाल वानी है, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज नो हाउ रखता था और ये सब करने का प्रयास था और इन सबको ये सप्लाई करना चाह रहा था। और ऐसा नहीं है कि अब तक ये नहीं कर पाए हैं। एक घटना है जो लोगों के दिमाग में नहीं आती है, एयरफोर्स स्टेशन सतवारी
जम्मू 2021 में जुलाई के अंदर ऑलरेडी एक ड्रोन अटैक वहां हो चुका है जो जेईएम ने कराया था। तो क्या वो एक ट्रायल रन था? अब उसके कनेक्शन भी इससे जोड़ के देखे जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि जो सतवारी में हुआ था वो ही मतलब एक तरीके से उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा कि क्या कर सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है, क्या हमारी कैपेबिलिटी है, और शायद उसे दिल्ली में एग्जीक्यूट करने का प्रयास था। और जो एजेंसीज हैं उन्होंने उस बड़े जो प्लान है उसे फॉइल कर दिया है, मतलब एक तरीके से खत्म कर दिया। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारी एजेंसीज की। और इसे हमास से क्यों कनेक्ट कर रहा हूं? पिछले साल हमास के लोग पीओके में जाते हैं, इन टेरर कैंप्स के अंदर रुकते हैं। निश्चित तौर पर वो जो टेक्नोलॉजिकल जो भी ये है, वो नो हाउ उन्होंने वो एक तरीके से ट्रांसफर किया इन आतंकियों को। और भारत में बैठे लोग कहते हैं अरे साहब हमास तो फ्रीडम फाइटर है, अरे हमास तो आजादी की जंग लड़ रहा है। वो हमास जो आजादी की जंग लड़ रहा है वो भारत की बर्बादी के लिए किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से इन आतंकी संगठनों को तैयार कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी के अंदर ये कार्यक्रम कर सके। और क्या था इनका D6 प्रोजेक्ट या डेल्टा 6 प्रोजेक्ट? ये चाहते थे कि दिसंबर 6 को 6 बड़ी जगह बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए। डेल्टा 6 प्रोजेक्ट, D6 प्रोजेक्ट नाम दिया था इन्होंने इसको। जब ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो ये उमर जाकर ये कार्यक्रम को आयोजित करता है, मतलब एक तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है दिल्ली के अंदर। और अब अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ TATP यानी कि ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड, जो हाईली अनस्टेबल केमिकल है, जो एक्सप्लोजिव है, उसका इस्तेमाल की खबर आई है कि जो उसका शू प्लेट है, जूते की जो सोल है, उसके ऊपर से ये केमिकल मिला है। यानी कि इस केमिकल की एंट्री हो चुकी है। कल ही बताया था मैंने इस केमिकल के बारे में, मदर ऑफ सेटन। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी कह रही हैं कि नहीं, उसके ट्रेसेस उसके जूतों पे पाए गए हैं और मदर ऑफ सेटन नाम का जो ये एक्सप्लोजिव है इसकी एंट्री भी हो गई है। और जो नौगाम में ब्लास्ट हुआ था पुलिस स्टेशन में, वो भी इस TATP की वजह से हुआ था। और फिर जो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा था उसने वो आग पकड़ी और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो कल ही बताया था मैंने सुबह के समय कि TATP का इस्तेमाल हुआ है, और शाम को NIA साफ कर देती है कि TATP की एंट्री इस पूरे के पूरे एपिसोड में हो गई है। तो छोटा मोटा प्लान नहीं था। दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या, 6 बड़े शहर, अगर यहां नहीं होता है तो फिर ये प्लान था कि अगर इतना लॉजिस्टिकली हम नहीं कर पाते हैं, 6 दिसंबर तक चीजें नहीं हो पाती हैं, तो दिल्ली के अंदर ही सब कुछ कर दिया जाए। और उसी की बानगी थी जो ये हमला हुआ। और देखिए जब ये सब कुछ होता है ना तो कवर फायर देने वाले बहुत आ जाते हैं। अब ये मैडम है राना अयूब, क्या लिख रही हैं? हुआ ये कि जब ये बिलाल वानी को गिरफ्तार किया जाता है, दानिश को गिरफ्तार किया जाता है, इसके भाई को गिरफ्तार किया जाता है, पहले तो डिटेन होते हैं, अरेस्ट तो बाद में होती है, पहले हिरासत में लेते हैं, गिरफ्तारी बाद में होती है। जब हिरासत में लिया गया तो इसके पिता ने आत्महत्या कर ली, एक तरीके से अपने आप को आग लगाई। और उसने कहा कि मुझे गिल्ट है, मेरे बेटे को आतंकवाद के चार्ज में उठा लिया गया है, और वो मतलब उस चीज को सहन नहीं कर पाया और उसने आग लगा ली। उसके बाद ये राना अयूब ये कहती है कि देखिए कि जो लोग इनके खून के प्यासे हैं, जो अपॉलॉजी चाहते हैं, उन्होंने क्या कर दिया। देखिए मेरा सवाल यह है कि ठीक है किसी पिता ने गिल्ट में किया, वो गलत है, कोई मरा है गलत है, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ जाओगे, अगर आप इस तरीके से आतंकी घटनाओं को प्रायोजित करोगे, उसके लिए ड्रोन, रॉकेट ये तैयार करने में मदद करोगे, तो एजेंसियां क्या करेंगी? आपके साथ आके वीडियो गेम तो खेलेंगी नहीं, जो ड्यू प्रोसेस है वो करेंगी। देश में बहुत से लोग हैं जिनकी रोज गिरफ्तारियां होती हैं। अभी इसी केस में 4 लोगों को तो छोड़ भी दिया गया, जिसमें से 3 डॉक्टर हैं, एक फर्टिलाइजर का व्यापारी है। तो उनके घर वाले भी फिर यही कर लेते। अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में लड़ना चाहिए था ना, उसके बजाय आप ये रुख अख्तियार करते हैं। और उसी विक्टिम का मतलब ये राणा अयूब ने एक ट्वीट नहीं किया इस पूरे एपिसोड पर, ये कहीं नहीं बोली कि ये गलत हुआ है, इतने लोग मर गए हैं, 13 लोगों के प्रति संवेदना है। उसे दिक्कत यह है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। महबूबा मुफ्ती भी कूद पड़ी इसके अंदर। महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोली इस बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर, इतना एक्सप्लोसिव मिला, इतने लोग गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं। अरे साहब कर लिया। और क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती?
वो ये कह रही है कि जो कश्मीर में जो इनजस्टिस हुआ है ना, उसका रिजल्ट है दिल्ली। अगर ऐसा कुछ होता ना मैडम, तो आज हर कश्मीरी पंडित के हाथ में कुछ ना कुछ सामान होता। उनसे ज्यादा अनजस्टिस तो नहीं हुआ। ये ना आइडियोलॉजी है, ये जहनी मानसिकता है जिसने खराब किया है, ये दिल्ली ने खराब नहीं किया। अगर ये बात कही जाए ना कश्मीर के अंदर से कि सोने की सड़कें भी बना दो तब भी हम दिल्ली के साथ नहीं जाएंगे, तो भैया ये दिल्ली की गलती नहीं है। दिल्ली तो कहते कहते थक गया कि हमने पर कैपिटा सबसे ज्यादा खर्चा किस पे किया, कश्मीरी पे किया। हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां किया, कश्मीर में किया। सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां गए, कश्मीर में गए। दिल्ली तो करते करते थक रहा है मैम। लेकिन भारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एहसान फरामोशी कौन कर रहा है? देश के नमक से गद्दारी कौन कर रहा है? उस कश्मीर में, हर कश्मीरी नहीं, लेकिन उस कश्मीर में बैठे कुछ कश्मीरी हैं जो उस आइडियोलॉजी से ग्रसित हैं, जो कर रहे हैं। भैया इलाज होगा, फिर पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसा इलाज होगा कि देखा नहीं होगा, वो होगा और हो रहा है। खैर, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, जो भी होंगी वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। एक छोटी घटना और हुई, जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी सोहेल अहमद नाम का एक व्यक्ति तलवार लेकर या कहीं एक बड़ा कुछ ऐसा सामान लेकर दो लोगों के पीछे भागा। वहां पर भी एक घटना घटित होती है। उसके अलावा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहां से भी एक बड़ी खबर निकल के आई। सबसे पहली बात तो आज सुबह 5 बजे वहां ईडी पहुंच गई। उन्होंने गेट खटखटाया, सलीके से एंट्री हुई। अब वहां पे कार्यक्रम चल रहा है। जो एनक्रोचमेंट है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, उसे भी नापा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारी एनक्रोच्ड लैंड है, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। और जो उनकी डिग्री है मेडिकल की, उसके ऊपर भी जांच चल रही है। शायद वो भी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उससे भी एक आगे खबर निकल कर आई है। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो मालिक है, उसका जो भाई है, उसका नाम है हमूद अहमद सिद्दीकी। वो एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था। वो क्या कर रहा था, अल फहाद फिनकॉन लिमिटेड करके एक कंपनी उसने लॉन्च की, हैदराबाद का रहने वाला है। वो लोगों से कहता था भैया पैसे जमा कराओ और तुम्हें 20% का ब्याज दूंगा इसके ऊपर। और उसने लगभग 2 साल तक वो पैसा इकट्ठा किया और तीसरे साल मैं परिवार वो भाग गया। 16 लोग हैं परिवार में, अगला 3 तो बीवी लेके बैठा है और सबके साथ वो फरार हो गया। और 40 से 50 लाख रुपए लोगों के वो भी उड़ा ले गया। छोटा अमाउंट है, बात यहां छोटे अमाउंट की नहीं है। बात है कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा परिवार है, किस फ्रॉड तरीके से काम कर रहा है। मतलब बड़ा भाई 7.5 करोड़ में फंसा है, छोटा भाई 40 लाख में फंसा है। बड़ा भाई आतंकी यूनिवर्सिटी चला रहा था। बड़ा है छोटा है तो नहीं कह सकता, लेकिन भाई है। वो एक तरीके से आतंकी यूनिवर्सिटी चला रहा था, जहां से सारे देश में, मतलब भैया रॉकेट हमला, ड्रोन हमला, 3,000 किलो एक्सप्लोजिव, सब कुछ आकर कहां कनेक्ट हो रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में। जमात मुमिनात अल फलाह यूनिवर्सिटी। कश्मीर से कोई डॉक्टर भागा, अल फलाह यूनिवर्सिटी। 22 डॉक्टर कहां के भागे, अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह के अलिफ लैला हो गई है भैया। अब ये मानकर चलिए ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू करिए, आज से नहीं, वहां से शुरू करिए जहां से इस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस लिए दिए गए, क्या क्विड प्रो को हुआ, वहां से शुरू करो और वहां से टांगे तोड़नी शुरू करो, तब जाकर ये सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। इसलिए बार बार कह रहा हूं, जो लोग बहुत कह रहे हैं पाकिस्तान पे क्यों नहीं कर रहे, बांग्लादेश पे क्यों, कुछ कर क्यों नहीं रहे मोदी जी, अरे कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। और जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया, देखिए एक चीज, अमित शाह के बारे में कोई कुछ कहे, लेकिन अमित शाह के बारे में एक चीज क्लियर कर लीजिए। अगर व्यक्ति ने एक चीज सेट कर ली, ठान लिया कि ये करना है, आपके लिए वो सही है गलत हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है सही गलत, लेकिन अगर उसने, अमित शाह ने ये तय कर लिया मुझे ये करना है, तो वो होता है। अब नक्सलिज्म में देख लीजिए, चुनाव में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, अगर अमित शाह ने कहा मेरा ये टारगेट है इस तारीख तक का, वो होगा। तो अमित शाह की तरफ से साफ बयान है कि इसके परपिट्रेटर अगर पाताल में भी छुपे हैं, वहां से भी ढूंढ कर लाएंगे। यानी कि कहीं पर भी हो, कहीं पर भी कोई छुपा हो, उसे सजा मिलेगी। अब सजा में इजराइल टाइप कार्यक्रम अब भारत अपनाएगा, ये मानकर चलिए कि भले ही 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, इजराइल को तो 28 साल लगे थे, बदला लिया था।
और वही भारत करेगा। वैसे भारत तो नहीं कह रहा, लेकिन भारत के लिए कोई अलग अलग जगह बहुत पुराने पुराने बदले अननोन गनमैन के रूप में ले रहा है। अब भारत में भी अगर कुछ हुआ है तो भारत के अंदर निश्चित तौर पर उसका बदला लेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने सोचा सुबह का एक शो कर लिया जाए कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश थी और किस तरीके से मतलब आप ये समझिए एक नेक्स्ट जेन वॉरफेयर में आप एंट्री कर रहे हैं। अब भारत की सरकार के लिए कैलिब्रेट करना है कि अगर ऐसा भविष्य में होता है तो उसकी काउंटर मेजर्स क्या होंगे। अब भारत की एजेंसीज को उस स्तर पर सोचना है। खैर, इसमें और जो डेवलपमेंट आएंगी वो भी लेके आता रहूंगा। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।